Assalamu alaikum, dear students. I hope everybody is good. Okay, let them take the lecture because I remember when I announced, I clarified that there is none and their Park study class was not scheduled at that time. So later on, if they chose to take a class with them instead of me, that's their prerogative. I can't waste any more time with it. The midterm is, approaching. We really need to take this class. And secondly, they can listen to the recording if they are interested, which is again their choice. राइट तो वो इसको मैम सुन सकते हैं तो उनको मिस का कोई मसला नहीं होगा और वैसे भी पार्क स्टडी की तो आधे पौने घंटे की क्लास होगी तो दे कैन जॉइन लेटर। मैम हेलो। हाँ उनकी 12:30 बजे तक है। बेटे तो पहले तो मैंने अनाउंस किया था ना क्लास में। मैंने किया जी था कि नहीं जी जी मुतहर वो आप उधर थे ना। तो बिल्कुल मैम, वो किसी उमर की मिस्टेक है ना, उमर ने मिस्टेक उनके है कि ऑन पर्पस है ये तो फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे। बाकी आप अगर उमर उमर तो यूजुअली ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग और उसने मुझे कहा था कि वो ही सिटिंग इन इत्तेकाफ एंड ऑल सो ही प्रोबेबली इज नॉट अवेलेबल। आपके पास अगर उस क्लास का भी कांटेक्ट नंबर हो किसी और का तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं कि दिस क्लास वाज अनाउंस्ड बिफोर that class so they shouldn't be doing this is not fair this is direct breach of confidence that a instructor and a bunch of students should have। ठीक है तो ये उनको आपने बता देना बाकी आप लोग तो इधर है ना दैट्स मोर इम्पोर्टेंट आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी मैम आप पढ़ भी लोगे वो इम्पोर्टेंट है बाकी छोड़ो। हाँ बताओ बेटे क्या बात है। मैम यस मैंने कहा कि वो क्लास हमारे स्टार्ट से मतलब कि टर्म के शुरू से ही फ्राइडे को होती है इसी टाइम पे। नहीं तो जब मैं उस दिन क्लास आपको असाइन कर रही थी तब क्यों नहीं बताया। मैम हमने तो बोला था, हमने उमर से बात की थी बट उमर ने शायद आपको नहीं बताया। हमने कहा था कि किसी और टाइम एडजस्ट कर लें, सुबह 8 बजे कर लें या किसी और टाइम भी। नहीं आपका टाइम टेबल आपकी जो मैडम आयशा है उनसे डिस्कशन करने के बाद हमने इसे फाइनल किया आपके टाइम टेबल में तो पाक स्टडी की क्लास नहीं होती इस वक्त। मैम हमारे पास टाइम टेबल है और हम पिछले 3 वीक से 4 वीक से इसी टाइम क्लास ले रहे हैं। 3 वीक से गालिबन। नो इधर देख लें आप लोग फ्री हैं दोनों क्लासेस फ्री है मेरे पास अभी भी जो शो हो रहा है वो फ्री है। मैम हम सच में लास्ट 3 वीक से ऐसे ही क्लास ले रहे हैं, मीन्स इसी टाइम जुम्मे को। हमारे सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को होती है पाक स्टडीज की क्लास। चलें कोई नहीं। आप कौन सी डिग्री ईएस तो है ना आप ईएस है नहीं, मैं जियो फिजिक्स हूँ। जियो फिजिक्स है ठीक है अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा ये तो फिर उस वक्त बताना था या आपके डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर को बताना चाहिए था। अब मैंने तो ये अरेंज की है ना आई took off from another class in order to take this makeup class so this class is going to happen no matter what। बाकी रही बात अटेंडेंस की तो that's not an issue I'll mark you guys present। आप बाद में इसको सुन लीजिएगा जिसको जो इंटरेस्ट हो वो सुन सकता है। चले move let's move forward I think last time when we met we talked about what did we talk about what was the topic जब हम कैंपस पे मिल रहे थे तो क्या बात हुई थी अच्छा एक ऑनलाइन क्लास भी हुई थी बीच में तो व्हाट वाज द डिस्कशन पॉइंट इन दैट क्लास किसी को याद है। Reading, yes, we talked about reading. We talked about reading skills, academic reading, and further we talked about 10 strategies that are connected. Good. तो इसका मतलब आप डेफिनेटली सुन रहे थे। अच्छा आगे जो है आज जो हम बात करेंगे दे आर अगेन स्ट्रैटेजीज फर्दर स्ट्रैटेजीज और रीडिंग स्ट्रैटेजीज जिसको हम समरी और पैराफ्रेज राइटिंग कहते हैं ना समरी एंड पैराफ्रेज राइटिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट they are reading techniques and they can be taken as writing techniques as well। First we'll try to establish that there is a clear difference between reading and of course between summarization and paraphrase। Do you think there is a difference between the two किसी को पता है क्या इन दोनों में difference है। Okay can you define paraphrasing। चलिए summary बताएं शायद paraphrase ना पता हो। Do you know what is summary what is a मैम summary। समरी में जी समरी में जो पूरा टेक्स्ट होता है उसको छोटा करके एक्यूरेट करके उसके एक डिपिक्ट किया जाता है उसको।
मे बी। ठीक है, यानी जब हम समराइजेशन करते हैं तो जो टेक्स्ट होता है उसको कंडेंस किया जाता है, यानी कॉम्पैक्ट किया जाता है, थोड़ा किया जाता ऐसा है। दैट इज करेक्ट, and that is very much correct. Anybody who knows what is paraphrasing? मैम पैराफ्रेजिंग में हम जो पोएम होती है ना उसको मैम उसको जैसे तशरीह में कन्वर्ट करते हैं, तशरीह को मेनली पैराफ्रेजिंग कहते हैं। ओके, फेयर इनफ एंड इनोसेंट इनफ कि हम स्कूल कॉलेज में ना जब पोएम पढ़ते थे तो उसमें ना हम पैराफ्रेज करते थे। दैट्स करेक्ट। बेसिकली today you're going to dismantle these preconceived understandings that you have। जो हमें पढ़ाया गया है वो इनकरेक्ट नहीं है पर वो इनकम्प्लीट है। Paraphrasing and summarization, they can be done on any text, any poem, any situation, any action, any reaction. Even a video can be paraphrased and summarized। समझ रहे हैं? यानी कॉन्सेप्ट को पैराफ्रेज और समराइज करते हैं। जरूरी नहीं है कि पैराफ्रेजिंग सिर्फ पोएम्स की होती है, ये एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि पैराफ्रेजिंग टेक्स्ट की भी यानी पैराग्राफ्स की भी होती है और समरी पोएम्स की भी होती है और टेक्स्ट की भी। जब भी मैं टेक्स्ट कहूंगी आई मीन टू से अ पैराग्राफ, एन एसे, अ टेक्स्ट बुक, एनी पीस ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल, यानी कोई भी टेक्स्ट जो आप पढ़ते हैं उन सब की पैराफ्रेजिंग भी हो सकती है और समराइजेशन भी हो सकती है। सेम टेक्स्ट की पैराफ्रेजिंग भी हो सकती है और समराइजेशन भी हो सकती है। So please let go of that thought process where somebody probably told you or you have practiced it somewhere कि paraphrasing सिर्फ poem की होती है। No, that is not it। ठीक है, paraphrasing text की भी होती है और हर तरह की हो सकती है। ठीक है, now this is the most common myths or misconceptions that are attached with paraphrasing and summarization, that most of the students or some of the students they feel like that both of them are the same, but they are not. um, they both of these techniques, they have their own mechanisms and rules to be followed. Now this presentation will definitely tell you something about it. Now what is the basic difference between the two? Now look at it, it doesn't say poem or paragraph, it simply says paraphrasing is a restatement of the author's original thought and meaning. Summarization is the कंडेंसिंग ऑफ अ पैसेज। कंडेंसिंग जैसे अभी आई थिंक वाइज ने बताया था या किसी और स्टूडेंट ने बताया था कि समराइजेशन ये होती है जो हम उसको हाफ कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, एग्जैक्ट करके लिखते हैं, दैट इज प्रोबेबली समराइजेशन। पैराफ्रेजिंग इज रीस्टेटमेंट। लुक, जो दो वर्ड्स अंडरलाइंड है, पैराफ्रेज इज रीस्टेटमेंट यानी आप रीस्टेट करोगे जो लिखा हुआ है, और समराइजेशन में आप कंडेंस करोगे यानी उसको हाफ कर दोगे। और ये भी एक मिसकंसेप्शन होती है बच्चों के माइंड में कि समरी जो होती है वो ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 होती है। नो, दैट इज इनकरेक्ट। समरी जो होती है, ऑब्जेक्टिव समरी स्पेसिफिकली, सी इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट समराइज द पैराग्राफ इन 3 लाइन्स और 7 लाइन्स, वो एक स्पेसिफिक टाइप की समरी है, उसमें आप 3-5 लाइनें लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंपली ये लिखा हुआ है ना, summarize the text, then you must take into consideration the rules of summary writing in which half of the original text must be written. For example, the original text is of 100 words, यानी उसके 100 words हैं, तो आपकी जो समरी होगी वो 50 या एटलीस्ट 45 वर्ड्स की होनी ही चाहिए। ठीक है, so that is the basic difference between paraphrasing and summarization. Now one by one we'll take a look at these concepts and try to actually practice them. Now paraphrasing की जो एक working definition है, it simply means to restate another's work in your own words but maintain the author's original meaning। ठीक है, हमने मीनिंग नहीं चेंज करना होता। पैराफ्रेज का मकसद ना तो कमेंट्री करना है, ना ही किसी किस्म का क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना है। इसका सिंपल मकसद ये है कि किसी और के वर्ड्स को, किसी और के थॉट्स को अपने वर्ड्स में बयान करना। अच्छा, बचपन में होता है ना कि हम वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाले एक्सरसाइजेस करते हैं और हमारे टीचर भी शायद बताते हैं, अब शायद ना बताते हो, मेरे ज़माने में गलत भी गाइड किया जाता था। दैट जो क्वेश्चन पूछा गया है ओरिजिनल टेक्स्ट में से, उससे मिलता जुलता जो भी लाइन है वो उसके आंसर में लिख दो। दैट इज एन इनकरेक्ट प्रोसेस। सी,
The technique is called comprehension passage. Comprehension passage requires you to understand first, comprehend the idea, and then actually write in your own words. In your own words का मतलब ये नहीं है कि आप मीनिंग बदल दे, मीनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है? So paraphrasing is a restatement of a text in another form or words. Now this is the checklist that you should keep in mind while carrying forward a paraphrase. First, read the text multiple times. Try and understand the concept, what the author means to say, why the author is using certain words and clues or hints in order to clarify these things, and then identify the main points of the passage. Of course, paraphrase में भी मकसद यही है कि हम जो major ideas हैं उन्हीं को स्टेट करें. अच्छा, पैराफ्रेजिंग में सबसे बड़ा मसला जो बच्चों को आता है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, इज दैट कि वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना, उसे लाइन वाइज वो पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हैं. दैट्स अ बैड टेक्निक. व्हाई इज इट अ बैड टेक्निक? बिकॉज एक शख्स ने जो लिखा है वो किसी और स्ट्रक्चर में लिखा है, सोच से लिखा है. आपने फुल फ्लेज पहले पैराग्राफ पढ़ना है और फिर पैराफ्रेज करना है. अगर आप लाइन वाइज करेंगे तो पैराफ्रेजिंग प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, यानी इनकरेक्ट भी हो जाती है, उसमें कंसिस्टेंसी का इशू आ जाता है, कोहेजन एंड कोहेरेंस मिस हो जाती है, यानी वो इलॉजिकल सा साउंड करना शुरू कर देता है, क्योंकि लैंग्वेज हम सबकी एक दूसरे से डिफरेंट होती है. तो identify the main points of the passage and then rewrite the passage in your own words. And remember, you do not only have to substitute the words in order to get the paraphrase, you have to change the entire structure. यानी syntactically आप पूरे line को change करोगे तो ही वो correct होगा. ठीक है? Compare your text to the original and use the 5 finger test. ये 5 finger test क्या है कि जब हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट में जो 5 वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, those 5 words should not occur in your paraphrased version as well. So in paraphrasing, you must go ahead and have this 5 finger test and remember कि इसी तरह से आपने करना है. अच्छा, do you understand what is plagiarism? What is the concept of plagiarism? मैम वो जो टेक्स्ट किसी का उठा के कॉपी करके बगैर रेफरेंस या क्रेडिट दिए यूज किया जाता. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इट इज बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल थेफ्ट. तो अगर मैं ये रूल्स फॉलो नहीं करती पैराफ्रेज करते हुए और मैं एज इट इज टेक्स्ट को, वर्ड्स को अपने आंसर में लिख देती हूँ, तो वो प्लेजरिज्म के जिम्मे में आ जाएगा. दैट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्लेजरिज्म एंड दैट इज नॉट ओके. दैट इज एथिकली incorrect. So these are the 4 musts checklist that you have noted down. Now there are 4 musts of paraphrasing. First of all, it should be in your own words, but that does not mean that you are going to distort the original meaning. The meaning must stay the same. Be near or longer than the original passage. One of the most striking and important concepts that are related with paraphrasing is that the idea should stay the same. It should not be changed or enhanced in any manner. यानी जो original meaning है, जो author convey करना चाहता है, वही रहना चाहिए. ठीक है? एंड बेसिकली क्यों ऐसा रहना चाहिए? क्योंकि पैराफ्रेजिंग का मकसद ही, द मेन रीजन ऑफ पैराफ्रेजिंग इज टू एक्सप्लेन, evaluate, provide information, and clarification about the difficult ideas. Paraphrasing is done for these purposes as well. So therefore, it should be either similar in length or more than the original length, and it should be in your own words, and no comments or no criticism should be added, no evaluation should be added. ठीक है? यानी जो कहा जाए उसी को रीस्टेट करना है, अपने से कुछ उसमें ऐड नहीं करना है. Now, by utilizing these 4 musts and 5 finger test, let's look at the good example of a paraphrase. Now, this is a good example of paraphrase. This is the original text at the left. It's from Ellison Trotta, Plagiarism, the Best Defense in
is a good offense and the reference is given. I'm going to read the original text first for you, and then we can take a look at the good example and the bad one. Keep in mind the basic rules that I've shared with you. Plagiarism doesn't only happen in student essays. In March 2013, the National Science Foundation, NSF, this is the technique that you should remember. Whenever you're mentioning an institution which has an acronym or an abbreviation, whenever you mention it for the very first time in the text, you should write the entire word and then provide NSF. And later on, if you have to mention NSF, you can use the acronym of NSF. That is a good example. That is the primary utility of using acronyms in any text. So, in March 2013, the National Science Foundation, NSF, began investigating nearly 100 potential cases of plagiarism within its funded proposals. In the same month, Jane Goodall's new book, Seeds of Hope, Wisdom and Wonder from the World of Plants, was delayed due to at least a dozen uncited passages that were reportedly taken from multiple sources. According to Stephen Levinston's Washington Post article on March 19, 2013. Now, this is our original text. It has been paraphrased in the right side that you can see. Now, look at it. उसने plagiarism से ही start नहीं किया, उसने एलिसन ट्रॉटा के रेफरेंस से start किया. आर्टिकल का रेफरेंस हमारे पास ऊपर दिया हुआ है. We have already been given the reference of the article. I'm repeating in English because we have Eunice in the class, so in order for him to follow it correctly and appropriately, I have to speak in English as well. But I'll try my best to code switch for those who find it difficult to completely follow English altogether. But I don't think so that I speak very, condensed kind of an English. My English is very simple. Anyway, now let's look at the paraphrase. It starts with the reference that is given. Alison Trotta illustrates in her article. Now, this is something that is not written in the original text, but it does not change the essence and meaning of the entire paraphrase. So you can start your paraphrasing like this. For example, this text mentions, this paragraph describes, in this text, the author mentions, these lines could be there. And since you know that who has written this paragraph, so you can give the reference. Alison Trotta illustrates in her article, plagiarism, the best defense is a good defense, that the act of omission, otherwise known as plagiarism, is not solely relegated to classroom. So you see, classroom essays. Now, if you go back to the original text, it does not talk about uh, the 100 potential cases of plagiarism. It uses different language perspective. And I'm going to read the first line again. Alison Trotta illustrates in her article, Plagiarism, the best defense is a good offense, that the act of omission, otherwise known as plagiarism, is not solely relegated to classroom essays. Inquiries were made in March of 2013 by the National Science Foundation into at least 100 examples of plagiarism in research proposals. So you see, they did not use potential cases, funded proposals. They used another word for it in research proposals. Why did they do so? So there is no plagiarism, there is no copy pasting of the original idea and word choices from the original text. This is how you save yourself from plagiarism while doing paraphrasing. She also observed that during that time period, Steve Livingston of the Washington Post notes that there were nearly a dozen plagiarized passages that can be found in Jane Goodall's new book, Seeds of Hope, Wisdom, and Wonder from the World of Plants. So, this is how. So, you see, the paraphrase is not done line wise, the paraphrase is done concept wise. Now, this is the bad example. Let's read it. Alison Trotta states in her article, plagiarism, the best defense is a good defense, that student essays are not only the place for plagiarism. The National NSF began inquiries in March of 2013 into 100 possible cases of plagiarism in funded research proposal. Now, why is it a bad example? Because it is using same wording, same structure, same occurrence. It is using the same um, um,
sequence as well. So this distorts and it looks like, it reads like as if it is copy pasted and simply rephrased. So that is not a good example of paraphrase. Now next, okay, do you have any question from paraphrasing? No questions? Okay, then we have summarization. Summarization, 5 finger test. Yes, I can do that. Let's go back. अब देखिए चले मैं आपको ये बताती हूँ टेक्स्ट के थ्रू बताती हूँ. लेट मी शो यू अ टेक्स्ट फर्स्ट, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है. गिव मी अ मिनट. Okay, so if you read this text, I'm going to show you a text and I'll answer your further questions as well. I want you to tell me that how will you try and, uh, paraphrase it? How will you start? This is the text that I'm referring to here, this one. The cause of autism has also been a matter of dispute. Its incidence is about 1 in 1,000 and it occurs throughout the world. Its features remarkably consistent even in extremely difficult cultures. It is often not recognized in the first year of life, but tends to become obvious in the second or third year. Though Asperger regarded it as a biological defect of affective contact, innate, inborn, analogous to a physical or intellectual defect, Kanner tended to view it as a psychogenic disorder, a reflection of bad parenting, and most especially of a chillingly remote, often professional refrigerator mother. At this time, autism was often regarded as defensive in nature or confused with childhood schizophrenia. A whole generation of parents, mothers particularly, were made to feel guilty for the autism of their children. ठीक है, it's an essay from Oliver Sack. It's a very important essay. So how would you start? अब अगर आपने इसे paraphrase करना है, शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, अब मैंने अगर इसको पैराफ्रेज करना है, मेरे पास पहली लाइन आप देख रहे हैं, क्योंकि निदा ने पूछा कि 5 फिंगर टेस्ट क्या है. अब मैंने इस लाइन को, दिस लाइन दैट आई एम हाईलाइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई वांट टू incorporate into my paraphrased version. So I can simply start by writing that in this passage written by Oliver Sacks, um, which is written in this essay called An Anthropologist on Mars, it is stated that the cause of autism has also been a matter of dispute. अगर अब मैं ये इसी तरह से लिखती हूँ, ये 5 वर्ड्स, 1 2 3 4 5, ये 5 लफ्ज इकट्ठे आते हैं,
if they come together in my paraphrase, then it is plagiarized. I have to change the entire structure. I should say that in this paragraph, Oliver is mentioning that how causes of autism have always been part of a very controversial मैटर। तो वो देखिए बात वही होगी, डिस्प्यूट वही रहेगा, लेकिन वर्ड चॉइसेस चेंज हो जाएंगे। यानी आपके पैराफ्रेज में ओरिजिनल टेक्स्ट में से 5 एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आने चाहिए। दैट इज व्हाट 5 फिंगर टेस्ट इज। ये बात समझ आ गई बेटे? निदा समझ आई? Okay. Then Maida asked, can we say that paraphrasing is just like a story writing, moral of story is same, but word is different? Not necessarily, Maida, not at all. Because जब हम स्टोरी का मॉरल लिखते हैं, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस आता है। मॉरल कोई जो स्टोरी जब लिखी जाती है, राइटर खुद थोड़ी बताता है कि मेरी स्टोरी का मॉरल ये है। वो तो हम अखज़ करते हैं ना, वो तो हम उसको इन्फर करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। ये थोड़ा-सा आपको इसमें क्लैरिटी अचीव करने की ज़रूरत है। ठीक है मायदा? डू डू नॉट कन्फ्यूज़ इट विद कि जो हम मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखते हैं, वही पैराफ्रेज़िंग है। नो, हम स्टोरी को भी पैराफ्रेज़ कर सकते हैं, बट देन इट मस्ट स्टे द सेम लेंथ। हमने मीनिंग नहीं चेंज करना, उसमें से कोई चीज़ कंक्लूड नहीं करनी, एज इट इज उसको पैराफ्रेज करना है। ठीक है बेटे? पैराफ्रेजिंग आई होप इट्स क्लियर, और इसके रूल्स भी क्लियर हो गए, बिकॉज इसी की बेसिस पे अभी आपको मैं क्लास असाइनमेंट भी दूंगी, तो वो आपने देख लेना है कि कैसे करनी है। ईजी होगी, आप आसानी से कर लेंगे। फिर आ जाती है समराइजेशन। ना समराइजेशन इज the condensed version of the original passage, 50% of the original passage. Just like paraphrasing, summarization also has a checklist. You have to read the text and try and understand what the concept is and what are the intentions of the author. Then identify the main points and then rewrite the passage using only the main points of the original work. ठीक है? कि main idea क्या है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है। और यहाँ पर हमारे पास 5 फिंगर टेस्ट नहीं, विजन टेस्ट है। What is the vision test? The original work must be twice the size as your work. If not, you need to shrink or cut down the number of words you use. अब हम इसका विजन टेस्ट करते हैं। ठीक है? अभी मैं आपको टेक्स्ट हम वही प्लेजरिज्म वाला टेक्स्ट यूज करेंगे, तो you'll get to know. A summary must be in your own words, be shorter by half of the original passage. If the original passage is having 100 words, then you must write the summary in 50 words. It may contain words from the original text, but then they must be written in the quotation marks. जैसे फंडेड प्रपोजल अगर हमने लिखना है अपने समरी में, तो हम फंडेड प्रपोजल को कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। कन्वे द ओरिजिनल मीनिंग बट डज नॉट इवैल्यूएट और कमेंट ऑन द ऑथर्स ओरिजिनल meaning. So there are some similarities in paraphrasing and summarization. See, what are those similarities? Summarization and paraphrasing में that they do not add any meaning from their own. We do not add any comment and comprehension of any sort. We simply restate in paraphrasing and condense in summarization. ठीक है? और हमारे पास 5 फिंगर टेस्ट है पैराफ्रेज में, और विजन टेस्ट है समराइजेशन। देखिए, अब अगर हम विजन टेस्ट को कंसिडर करें, तो ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है लेफ्ट पे, और राइट पे हमारे पास देखिए 4 लाइनों में हमने उन 8 लाइनों को डिस्क्राइब कर दिया। which can't you see the slide in your meeting? आप लोगों को नजर नहीं आ रही? बुशरा, can you see? you मैम can आ रही see है it. ये समरी एग्जांपल ना। Yes, yes, यही बता रही हूँ। I'm telling you the same. Yeah. नो किसको मैम। किसको नजर नहीं आ रही? नहीं आ रही? अच्छा चले, मैं इसको उसमें खोल देती हूँ, उसे क्या कहते हैं, ब्राउजर में खोल देती हूँ। पता नहीं, अब मैं दोबारा अटैच करती हूँ। लेट मी सी, लेट मी अटैच वंस मोर। नहीं तो आप अपने एंड पे भी खोल सकते हैं। नजर तो आनी चाहिए, अपलोडेड तो है। अब देखिए, अब नजर आ रही है? कैन यू सी नाउ?
चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में फिर देख लीजिएगा, मेरे एंड पे तो अटैच्ड है। चलो मैं इसको ब्राउजर में खोलती हूँ, लेट मी ट्राई समथिंग, 1 मिनट प्लीज। अच्छा अब देखें, इज इट विजिबल नाउ? यस, चलो इस तरह से कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो द समरी must be written in your own words. It must be 50% of the original text. So vision test जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि this side is the original text, right? और this is the summarized version. Original text मैंने एक दफा आपको पढ़ के बताया, अब मैं आपको summary पढ़ के बताती हूँ। Alison Trotta in her article etc., says plagiarism is not a solely classroom occurrence. She notes that in March 2013, the NSF and the Washington Post reported multiple plagiarism incidences by professional. अब देखिए उन्होंने वो funded proposal की बात नहीं की, student essays की बात नहीं की, uncited passages की बात नहीं की, उन्होंने उसे condense कर दिया कि जिसे इसके बारे में जानना है ना कि मार्च 2013 में क्या हुआ था, वो सीधा जाके यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, और उन्होंने 19 मार्च का तो जिक्र ही नहीं किया क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन जो है 2013 मार्च में हुई, तो उन्होंने को ज्वाइन कर दिया। हमारे पास दो लोग थे ना, एक ये था कि एलिसन ट्रॉटा थी, दूसरी हमारे पास जो वॉशिंगटन पोस्ट का राइटर था जेन गोडाल, उन्होंने जेन गोडाल का नाम भी नहीं लिखा, उन्होंने सीधा वॉशिंगटन पोस्ट कह दिया। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ राइटिंग ए वेरी कॉम्पैक्ट अंडरस्टैंडेबल गुड समरी ऑफ दिस टेक्स्ट। ठीक है, अब इसकी बैड समरी अगर हम पढ़ें, बैड एग्जाम्पल पढ़ें, Alison Trotta, in her article Plagiarism, the Best Defense is a Good Defense, says plagiarism is not solely based on a student essays. In March 2013, the National Science Foundation began an investigation into almost 100 incidents of plagiarism contained in its funded proposals. एक तो ये exact same language use हो रही है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा information है। इसको simply इस तरह लिखा जाना चाहिए कि in March 2013, multiple hundreds of yeah many incidents of plagiarism were cited by NSF. That's it. ठीक है, तो ये एक बैड एग्जाम्पल आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी। ये मैंने कहाँ से आप ये जो मटेरियल लिया है, प्रूव ऑनलाइन राइटिंग लैब है, एक बहुत अच्छी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं राइटिंग से, रीडिंग से और लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड, वो बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ा देते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आई होप यू आर क्वाइट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग एंड summarization now. If you have any questions, please go ahead and ask. I was not in the starting of the class. Can you please just tell me the five fingers concept? उसका सिंपली मीनिंग ये है बेटे कि अगर आपके पास ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसमें जो 5 लफ्ज इकट्ठे आ रहे हैं, आपके पैराफ्रेज में वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए, दे शुड नॉट कम टुगेदर। ठीक है, अच्छा मैं आपको ना एक क्लास असाइनमेंट दे रही हूँ, आसान सी असाइनमेंट है। अच्छा एक और बात मैं पूछना चाह रही हूँ, हाँ ये तो मैंने आपको बताई नहीं, दैट व्हेन वी आर पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग, तो हम कौन सा नैरेटिंग टेक्निक यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन? अगर टेक्स्ट जो है ओरिजिनल टेक्स्ट आई में लिखा हुआ है कि इट इज अबाउट समबडीज ओपिनियन, तो आप पैराफ्रेज कैसे करेंगे? फर्स्ट पर्सन मैम। तो वो तो उसके बारे में ना, आप थर्ड पर्सन में यूज करोगे कि इन दिस पैराग्राफ द पर्सन, या इट इज बीइंग स्टेटेड दैट ही डिड इट, ही वेंट थ्रू इट। आप तो बात नहीं ना कर रहे, ये टेंसल मिस्टेक होती है, बड़ी कॉमनली बच्चों में होती है, इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि पता हो। मैं आपको एक टेक्स्ट दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या समझ आती है। एक मिनट, ओपिनियन हो ना जिसमें,
Okay, this is the paragraph. It's an interesting topic as well. Let me show it to you. अब इसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर आपने बताना है कि आप इसे अगर पैराफ्रेज करेंगे तो कैसे हो सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है? एन ए प्लस फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, दिस इज आवर टाइटल, और ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स अब उनके स्कूल यूनिफॉर्म्स और तरह के, हम क्या ही कर सकते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म्स शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। First, they make everyone equal. In this way, the rich kids are on the same level as the poor ones. Take a first transition marker, then reasoning, then argumentation. In addition, another transition marker, getting ready for school can be much faster and easier. Many kids waste time choosing what to wear to school, and they are often unhappy with their final choices. Most important, some student studies show that school uniforms make students perform better. Many people might say that uniforms take away from personal freedom, but I believe that the benefits are stronger than the drawbacks. Now, what I want is, I want you to paraphrase it for me. Do you think you can manage it? कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ऊपर ओपनिंग कैसे होगी? अच्छा, पहले 2 मिनट लें, सब सोचें। सोचने के बाद बताइएगा कि आपको क्या लगता है यहाँ क्या आ सकता है, कैसे कैसे स्टार्ट करना है इसको। Okay, so Maida says, in this passage, writer describes the benefits and few drawbacks of wearing school uniforms. Yes, very good. हम ऐसे ही start कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे start कर सकते हैं. This is good.
अच्छा, कुछ चीजें मैंने फिर हाईलाइट की आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट कैन आल्सो हेल्प. Uzma says, head up start like in this paragraph the importance of uniform in school is highlight. Very good, बिल्कुल ऐसे ही. अब देखिए, मैं इस तरह से बताना चाह रही थी कि इन दिस पैराग्राफ का हमारे पास नाम भी है, ठीक है, एन A+ फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. द राइटर is of the view that there are a number of reasons that school uniforms should be mandatory in schools of United States because it propagates or provides equality, ease and comfort and better performing results. That's it. ये हमारी summary बन गई. You get the point? कि किस तरह से summary बन गई. अब reasons हमें किस तरह पता चल रहे हैं, जो green में मैंने आपके लिए annotate किया है. Annotation नजर आ रही है आपको? Can you see the annotation? बेटे लाल पीली लाइनें नजर आ रही हैं आपको कि नहीं? नजर आ Sorry, रही है। ma'am. है ना? तो इस तरह से आप जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ोगे, जब भी आप इस तरह से करना चाह रहे हो, तो पहले एक दफा पढ़ के ना उसको अलग कर लें कि कैसे रीजनिंग को. अब देखिए, समरी इस तरह बनाना आसान हो गया कि मेरे पास वर्ड चॉइसेस भी आ गए, लेकिन मैंने एग्जैक्ट भी यूज नहीं, मैंने एवरीवन इक्वल यूज नहीं किया, इंस्टेड मैंने यूज किया इक्वालिटी. बात वही है लेकिन चेंज हो गया. फास्टर एंड इजियर की जगह कंफर्ट एंड ईज यूज कर लिया, और परफॉर्म बेटर की जगह मैंने यूज कर लिया परफॉर्मेंस और आउटकम. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये समरी में आपको हेल्प करती हैं. और समरी मैंने आपको बता दी, पैराफ्रेज आपने मुझे खुद बता दिया. अब मोमिन भी कह रहे हैं कि द राइटर स्टेट्स दैट देयर आर मेनी रीजंस फॉर मैंडेटरी स्कूल यूनिफॉर्म्स ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस दी. देयर कुड बी. ठीक है, वो ये नहीं कह रहा कि रीजंस हैं, अभी है नहीं, वो प्रोपेगेट कर रहा है, यानी प्रपोज कर रहा है. शुड कह रहा है ना वो, ही इज यूजिंग शुड, तो हमने शुड का वर्ड यूज करना है, इसका मीनिंग चेंज नहीं करना. ठीक है. आई होप द एक्सरसाइज इज मेकिंग सेंस. आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Okay, ma'am. आ रही है, चलें, गुड हो गया जी. अच्छा, इसी तरह यस से मैम आ रही है। इसी तरह से अब देखें, कॉम्प्रिहेंशन भी ये बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है, स्कूल कॉलेजेस में यूज होता है. अब देखें, एक पैराग्राफ ये भी है, लेकिन इसमें आई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस पैराग्राफ में आई इस्तेमाल हुआ है. तो जो लास्ट लाइन में आई इस्तेमाल होता है, आपके पैराफ्रेज में आई नहीं आ सकता. इट कैन नॉट बी आई, ना समरी में ना पैराफ्रेज में. आप ऑथर कहेंगे दैट ही बिलीव, द ऑथर बिलीव्स, द ऑथर स्टेट्स, ऑथर थिंक्स, ऑथर की बात आएगी. आप आई इस्तेमाल नहीं कर सकते. बस ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ पैराफ्रेजिंग एंड इन टर्म्स ऑफ समराइजेशन एज वेल. तो ये कुछ पैराग्राफ्स भी हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. नहीं तो कोई मसला नहीं, बस मैंने आपको एक एग्जांपल देनी थी. वैसे तो ये ओपिनियन राइटिंग है, तो इसको आप बेशक रहने भी दे सकते हैं. मैंने बस आपको टेक्स्ट कोई दिखाना था जो आसानी से आप समझ सकते. ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग एंड समराइजेशन आई होप इज somehow to some extent clear in your mind. कोई सवाल हो तो आप मुझसे प्लीज पूछ लीजिए. मैम पैराफ्रेज में टेक्स्ट की जो लेंथ होती है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी ओरिजिनल टेक्स्ट की होती है, या फिर उससे ऊपर नीचे हो सकती है? नहीं, उतनी ही होनी चाहिए. दैट्स करेक्ट. या तो उतनी हो या उससे ज्यादा हो, कम नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मकसद ही एक्सप्लेन करना है ना, इलेबोरेट करना है. ओके मैम. और एनी, अच्छा एक क्वेश्चन है आई थिंक, एक सेकंड. अब देखिए, वाइज वाइज ये किधर से देख के लिखी है? ओ आई मीन कहाँ, खुद लिखी है बेटे आपने ये आपने समरी लिखी है कि पैराफ्रेज लिखा है?
मैम पैराफ्रेजिंग की है, पैराफ्रेजिंग करके देख रहा था, ठीक लिखी है। अब ये एआई से लिखी गई, मैं बताती हूँ क्यों। देखें, गौर करें, पहली लाइन देखें। द राइटर emphasizes about the uniform in US. There are many reasons why all students in the US should wear school uniforms. अगर मैम आप इतनी ओरिजिनल टेक्स्ट, वोकैबुलरी आती है, अल्लाह का शुक्र है मैम, सिद्दीक से पढ़े इतनी वोकैबुलरी आती है हमें भी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा बेसिक चले वोकैबुलरी चले, तो फेयर आती है। इनफ, फेयर इनफ। इसमें एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि ये भाई दोनों सदीक है, लाइंस, हार्वर्ड तो नहीं है। दोनों जो लाइनें हैं, aren't they similar although they are different, but वो तो एक ही बात कर रही है ना। मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट भी सामने ओपन कर देती हूँ, एक सेकंड। मैंने बंद कर दिया आई थिंक, हाँ ये ये ले। आपकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं मैं कर रही हूँ, डोंट टेक इट दैट वे। आई एम जस्ट सेइंग कि ठीक है, आपने ही लिखा है, चले इसे देख लेते हैं। द राइटर emphasizes about the school uniform in the US. There are many reasons why all students in the US should wear school uniforms. अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को एक में लिखना है। दैट इज हाउ कॉम्पैक्ट योर राइट अप शुड बी। फिर आपने लिखा है फर्स्ट, यूनिफॉर्म्स मेक एवरीवन इक्वल बिकॉज यू कैन नॉट टेल हु इज रिच और मैम एक पुअर। चीज पूछनी थी हाँ, मैम, पैराफ्रेजिंग में तो ये नहीं होगा कि हम बिल्कुल उसको अपनी वर्डिंग में शॉर्ट करके लिखेंगे? नहीं, पैराफ्रेजिंग इज द ओके। ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट की लेंथ। अब देखिए, आपने जहां से फर्स्ट इस्तेमाल किया ना, वहीं पर आपकी राइटअप में भी फर्स्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो एक बहुत ही मिलता जुलता क्या कह ले कॉन्सेप्ट आ जाता है। फर्स्ट, यूनिफॉर्म्स मेक एवरीवन इक्वल, ठीक है, फर्स्ट दे मेक एवरीवन इक्वल, ये सेम है। आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को यूज कर लिया इकट्ठा एक ही सीक्वेंस में, यही तो नहीं करना ना पैराफ्रेज में, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था ना, उस तरह से है। फिर आगे देखिए, बिकॉज यू कैन नॉट टेल। अब यू तो इसमें आ नहीं ना सकता, क्या यू की बात हो रही है यहाँ पर, कोई यू है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पैराफ्रेजिंग में और समराइजेशन में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में स्पेसिफिकली, क्रिएटिव राइटिंग हो, एनालिटिक राइटिंग हो, क्रिटिकल राइटिंग हो, वो अलग बात है। लेकिन जो एकेडमिक राइटिंग यानी ऑब्जेक्टिव राइटिंग है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें आप ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको इस तरह से लिख सकते थे अच्छा इनिशियली। अच्छा मैम, इसके अलावा ये पूछना था कि इसमें मतलब ट्रांजिशनल फ्रेजेस हम यूज कर नहीं सकते फिर, मतलब नहीं नहीं, कर सकते वो फर्स्ट भी? नहीं करना है, फर्स्ट की जगह ही बताने लगी हूँ कि आप कौन सा यूज कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, जैसे अगर हमारी पहली लाइन में आपके ही राइटअप से पढ़ रही हूँ कि द राइटर emphasizes that there should be mandatory, there should be compulsory uniforms in schools across the US states. Initially, he says or he states that uniforms are able to provide equality because then nobody can tell who comes from which status or strata of society. सेकेंडली, अब उसने सेकंड कहीं यूज किया होगा ना, मेनी किड्स, हाँ इन्होंने तो सेकंड यूज ही नहीं किया, तो आप सेकेंडली यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यानी ट्रांजिशन मार्कर यूज करो, लेकिन आप उसको फर्स्ट मत रखो, फर्स्टली कर दो, इनिशियली कर दो, एट फर्स्ट कर दो, जरूर जरूर यूज जरूर करना है आपने। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कैसे चेंज कैसे करना है। फिर आपने आगे लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है, ठीक है। सेकंड, अच्छा सेकंड पॉइंट पे है हम। सेकंड, दे सेव टाइम इन द मॉर्निंग सिंस स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू चूज व्हाट टू वेयर, ये ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सेकेंडली, इट provides ease, comfort and time management as the students won't have to decide and choose what to wear। तो देखिए, वर्ड बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारी अगली लाइन है, जो आपने लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है। अब देखिए सिमिलर हो जाती है। अब यहाँ ओरिजिनल लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सम स्टडीज शो दैट स्कूल यूनिफॉर्म्स मेक स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर, और आपकी लाइन है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। अब इसकी जगह मोर ओवर लिख सकते हैं, सेम लिखने की क्या जरूरत है। मोर ओवर सर्टन क्रिटिकल स्टडीज, अब वहां पे भी स्टडीज है, यहाँ पे भी स्टडीज है, आप इसकी जगह रिसर्चेस कह सकते हो कि फ्यू रिसर्चेस और मल्टीपल रिसर्चेस शो, हाँ शो का वर्ड उन्होंने भी यूज किया, तो आप शो की जगह कोई और वर्ड यूज कर लो। तो फाइव फिंगर टेस्ट को कैसे आपने मतलब इसमें कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जितने भी जगहों पे वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स यूज कर लूं मैं? नॉट नेसेसरली,
वो भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। आई यूज टू हैव अ स्टूडेंट, एमएस लेवल के स्टूडेंट्स होते थे, वो पता है उनको यही कहीं पे मिसकंसेप्शन थी कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट लेते थे, जैसे ये हमारी लाइन है जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ, उन्होंने जी क्या जी करना, इंपॉर्टेंट की जगह कोई और वर्ड लिख देना, सम की जगह फ्यू लिख देना, शो की मैम, जगह यही एग्जिबिट करता आ लिख रहा हूँ मैं देना। अभी शुरू से। ये इनकरेक्ट है ना, ये स्टिल ठीक हो प्लेजरिज्म गया, है। देखिए ठीक हो गया। स्ट्रक्चर तो वही रह जाएगा ना, हमने इस स्ट्रक्चर को सिंटैक्टिकली बिल्कुल ही चेंज कर देना है। एक्टिव ठीक है, पैसिव मीनिंग वही रहे सेंटेंसेस, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आपकी लाइन और इसकी लाइन में 5 फिंगर टेस्ट कैसे फेल हो रहा है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए सम स्टडीज, आपने भी सम स्टडीज लिखा है, शो दैट, आपने भी शो दैट लिखा है, फिर आप स्टूडेंट पे चलेंगे, चले आप 4 वर्ड्स पे, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 फिंगर टेस्ट यहाँ फेल हो गया था। यू गेट द पॉइंट, कि हम इसको इस तरह से चेंज करें कि 5 वर्ड्स ओरिजिनल टेक्स्ट के हमारी पैराफ्रेज में दोबारा उसी सीक्वेंस में ना आए। दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। अच्छा, पैराफ्रेजिंग सिर्फ ये नहीं होती जिस लेवल की मैं आपको बता रही हूँ, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। जब आप थीसिस करेंगे, रिसर्च लिखेंगे, तब आपको बहुत कंप्लीटली समझ आएगी कि पैराफ्रेजिंग इज सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। लेकिन हम बहुत बेसिक लेवल वाली पढ़ रहे हैं ताकि आप फिर कॉम्प्लिकेटेड वाली बड़े लेवल पे जाके पढ़ सके। लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि इसके अलावा भी देर आर अदर वेज टू पैराफ्रेज, देर आर अदर वेज टू समराइज। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव वंस, द एकेडमिक वंस, द बेसिक वंस, बिकॉज योर कोर्स इज फंक्शनल इंग्लिश, द जिसको इंग्लिश 1 कहा जाता था किसी जमाने में, ठीक है। तो मैं आपको वो बता रही हूँ। सो आई होप थ्रू दिस एनालिसिस नाउ ऑल ऑफ यू हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, कि हम पैराफ्रेजिंग और समराइजेशन को कैसे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लें प्लीज। मैम ये मिड में इंक्लूड है सिलेबस? जी जी, जो जो लास्ट तक हम पढ़ेंगे दैट्स इंक्लूडेड। एंड एक बात मैं बताऊंगी आपको, कि जो मोस्ट ऑफ आवर टॉपिक्स है ना, ऑल ऑफ आवर टॉपिक्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो इवन इफ यू सी 2 or 3 लेक्चर्स सेपरेटली, वंस यू सिट डाउन टू स्टडी यू विल फाइंड कि वो तीनों एक ही बात कर रहे हैं, यानी दे आर सो मच कनेक्टेड कि यू कैन नॉट टेक देम अपार्ट। ठीक है ना। तो जब हम रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं, क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिक रीडिंग की बात करते हैं, उसमें हमारे पास स्किमिंग भी है, स्कैनिंग भी है, वो जो हमने पिछली बार शीट की बात की थी 10 स्ट्रैटेजीज की। तो जब हम अभी भी जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें स्किमिंग भी चल रही है, इसके अंदर स्कैनिंग भी चल रही है, इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग भी चल रही है, इंटेंसिव रीडिंग भी चल रही है, इसमें हम वो टेक्निक्स भी अप्लाई कर रहे हैं जिसमें ट्रांजिशन मार्कर्स कैसे यूज होते हैं। तो सब कुछ साइड बाय साइड चलता है, यानी इट्स नॉट लाइक अदर साइंसेस। वैसे साइंसेस में भी कनेक्शन होता है, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर। बट ह्यूमैनिटी स्पेसिफिकली लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, उसमें हर चीज को कहीं ना कहीं कॉरिस्पॉन्ड करती है। एंड सिंस वी आर स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, तो ये सारी लैंग्वेज स्किल्स दे गो हैंड इन हैंड। यस, उनमें एक क्लियर अब्रप्ट लाइन शायद आपको ना मिले, लेकिन दे आर कनेक्टेड। अच्छा, ये पैराग्राफ बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, और ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ है। तो सिंस वी हैव टाइम, अच्छा चले 3 मिनट की मैं आपको ब्रेक देती हूँ, आप अपने माइंड में पैराफ्रेज और क्या कहते हैं उसको, समरी को थोड़ा सा दोबारा रिवाइंड कर लें, फिर हम इस पर चलते हैं।
नो, समरी इज नॉट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये अभी मैंने आपकी जो मिसकंसेप्शन है वो डिबंक की थी, शुरुआत में ही की थी, दोबारा सुन लीजिएगा कि ये एक मिसकंसेप्शन है। हाँ, अनटिल अनलेस क्वेश्चन ये कहे कि जैसे जो पैराग्राफ हाईलाइटेड है अभी आपकी क्लास में आप देख रहे हैं, इट्स अबाउट कोका कोला, और लिखा जाए कि समराइज दिस पैराग्राफ इनटू 2 सेंटेंसेस, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की समरी है। लेकिन अगर लिखा जाए समराइज द पैराग्राफ, देन अगर ये आई थिंक 5-8 लाइनें हैं तो 4 लाइनों में होना चाहिए, 3 लाइनों में होना चाहिए। 1/3 इज द प्रेसी राइटिंग इज डिफरेंट। अच्छा चलें, आई थिंक दैट इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कूल डाउन टाइम कि आप, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है कि परेशानी आ जाए, लेकिन चलें आगे पढ़ते हैं। Now this is an opinion paragraph which is not our concern, but I would like to teach you something out of it। कैसे किसी भी तरह के पैराग्राफ को कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, नैरेटिव पैराग्राफ भी बनाया जा सकता है। दिस इज एन compare and contrast paragraph, but the perspective that is used is personal opinion, यानी I इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम जो सीखेंगे थ्रू दिस, पहले पैराग्राफ का एनालिसिस कर लेते हैं कि ये अच्छा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। देखिए, no matter how much Pepsi spends on advertising, Coke will always be better in my opinion। ठीक है, अब ये क्या है, ये टॉपिक सेंटेंस है, ओपनिंग ऑफ द एंटायर टॉपिक, यानी जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी बात हो रही है। सम पीपल से दैट द टू सॉफ्ट ड्रिंक्स आर द सेम, बट आई थिंक कोक इज मच बेटर। तो उसने एक क्लेम किया, ठीक है, कि सम पीपल थिंक कि ये कुछ है, और उसको वहीं पे रिब्यूक कर दिया, यानी कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रेज। इट इज नॉट as sweet as Pepsi. It has just the right amount of carbonization or fizz। अब देखिए, पहले वो स्टेटमेंट देती है या दिया जाता है इस टेक्स्ट में, ऑथर जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एज स्वीट एज पेप्सी, और फिर वो उसकी रीजनिंग भी देती है, वो उसकी जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है कि इट हैज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोनाइजेशन और फिस। इन एडिशन, द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज यूनिक येट सिंपल। सो ये जो सारी लाइंस है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन्हें कहते हैं सपोर्टिंग लाइंस। ये किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ओपिनियन को। बट आई थिंक कोक इज मच बेटर, और वो कैसे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बाय टेलिंग दैट it is not as sweet as Pepsi. It is just the right amount of carbonization. Its packaging is unique yet simple. तो उसकी अच्छाइयाँ, तो ये जो सारी लाइंस है इनको सपोर्टिंग डिटेल्स कह सकते हैं। द रेड कैन, आगे भी सपोर्टिंग डिटेल है किसकी, कि कोका कोला कैसे बेहतर है। द रेड कैन इज रिकॉग्नाइजेबल even from distance. Coke has always played a rich and interesting part in American history. In the end, even if famous actors or sports stars go on television and try to convince me about the greatness of Pepsi, it will not change my mind. For me, it is always Coca-Cola। ठीक है, तो उसने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया। अब इसमें एक कमी है, इस पैराग्राफ में एक कमी है। व्हाट इज दैट? कैन somebody आइडेंटिफाई? क्या ये एक प्रॉपरली कंपेयर्ड एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ है? नो, क्योंकि उसने सारी जो गुड्स हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो कोका कोला की तो लिख दी जो उसको पसंद है, लेकिन उसने एज अ काउंटर पेप्सी के बारे में नहीं लिखा कि पेप्सी में अगर वो कंपेयर कर ही रही थे जो राइटर है, तो वो कर सकते थे। यस, एग्जैक्टली नहीं था, इट्स जस्ट सब्जेक्टिव ओपिनियन। अब what I want you to do is I want you to convert this paragraph, this idea of course, into a compare and contrast paragraph। अच्छा, compare and contrast paragraph क्या होता है, या वो compare and contrast write-up कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में क्या होता है। एनी आइडियाज दैट यू रिमेंबर अबाउट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, किसी को याद हो? कंपैरिजन इज सिमिलैरिटी, कंट्रास्ट इज डिफरेंट। ठीक है, यानी उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ना फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, वी कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। माई ब्रदर एंड आई, Ali and Ahmed, Rawalpindi and Islamabad,
मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर. सो अब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी और डिफरेंसेस. अब कार एंड मोटरसाइकिल में सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं. मोबाइल एंड कंप्यूटर दोनों डिवाइसेस हैं, मशीनरीज हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस भी हैं. रावलपिंडी और इस्लामाबाद बोथ आर प्लेसेस, उनमें डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज भी हैं. एंड माय ब्रदर एंड आई, ऑफ कोर्स, उनमें भी एज का डिफरेंस और जेंडर का डिफरेंस और ये सारा कुछ आ सकता है. तो दिस इज हाउ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कुड बी देयर. अच्छा देखिए, ये एक ईमेल है. नाउ लेट्स रीड यूको's email message to her friend and answer the following question. Question number 1 is, what two things does the second paragraph talk about? In the second paragraph, mostly comparing or mostly contrasting is taking place. How do you know? Now this is the email. Have you decided where you are going to live? My parents want me to live with the host family in the city, but I want to live in a shared flat. अब देखिए, बट को हाईलाइटेड किया गया है क्योंकि वो कंपैरिजन को शो कर रहा है. But I want to live in a shared flat in a hall of residence on campus. I think they are both good places to live, but a flat in a hall would be better. When you live with the family, you usually have to fit in with their timetable. On the other hand, is a transition marker. It is also comparing the previous situation with the next one. When you live in a flat in hall, you can do whatever you want to do and whenever you want to do. Another difference is that with the family, you don't have to cook. In a flat in hall, of course, you have to cook for yourself. That would be good for me because I like cooking. My parents have pointed out the food is included in the price when you live with the family, but you have to pay extra for the hall. फिर आगे वो जाके कहता है, plus there could be complications about sharing the kitchen if everyone wants to cook, etc. However, when you live in a flat in hall, you get to choose what you want to eat and whenever you want to eat. अब इसमें देखिए second person pronoun भी यूज हो रहा है, ठीक है, you भी यूज हो रहा है और one भी यूज हो रहा है. That is डिसबार्बमेंट और डिस्टॉर्शन ऑफ कंसिस्टेंसी इन एकेडमिक. क्योंकि ये एक फ्रेंड को ईमेल लिखा गया इसलिए ये एकेडमिक नहीं है. देखिए, एवरीवन वांट्स टू कुक, पहले वो यू की बात करता है, फिर वांट्स की बात करता है, फिर आई की बात करता है. क्योंकि वो एक फ्रेंड से बात कर रहा है तो इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल की जा सकती है. बट व्हेन यू आर राइटिंग इन अ फॉर्मल सेटिंग, देन इसको चेंज करना पड़ेगा. तो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के लिए देखें, उन्होंने यहाँ पर इसका एनालिसिस किया हुआ है कि सेकंड पैराग्राफ में होस्ट फैमिली और फ्लैट के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में बात हो रहा है. और टॉपिक सेंटेंस, बट आई वांट टू लिव इन द शेयर्ड फ्लैट इन अ हॉल ऑफ अ रेजिडेंस, जो कि कंट्रास्टिंग की तरफ सिग्नल करता है, ठीक है. और इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो सिमिलैरिटी को शोकेस करते हैं. बाकी इस तरह से इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी. ना ये एक एक्सरसाइज है जो यूजुअली हेल्पफुल होती है, लेकिन मैं आपको बस क्विकली बताना चाहूंगी कि आपको पता चल जाए व्हाट्स हैपनिंग. राइट 8 sentences about these two cars. Write about 4 similarities and 4 differences. देखिए, एक तो साइज का डिफरेंट है. वन इज अ बिग कार एंड टू इज अ स्मॉलर वन. Price का difference है. One has 1000 written on it and the short one has a different price. Then the big one has a kind of a stick coming out of it, maybe a signal bar or something. The short one doesn't have that. So अब इसको हमने प्रॉपर कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ में अगर कन्वर्ट करना है. अब देखिए, ये कंट्रास्ट और सिमिलैरिटीज उन्होंने बता दिया. दे बोथ आर मेड इन जर्मनी. यस, उनमें एक सिमिलैरिटी है. A dog is sitting in the passenger seat of a car. One likewise, two में भी वैसा ही है. Both cars have a clear for sale sign. Car 1 is the same color as car 2. ठीक है. Car 1 has 4 doors while car 2 has only 2. तो ये similarities and differences हैं. अब comparison and contrast organization के 2 methodologies हो सकती हैं, ठीक है. Block organization, देखिए इसको ब्लॉक की तरह ऑर्गेनाइज किया जाए. एंड पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से हो जाएगी.
ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन रीड इट एट योर ओन। अब आपको एक असाइनमेंट मैं देना चाहती हूँ, ऐसी छोटी सी क्लास असाइनमेंट है। इस पैराग्राफ को आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ में चेंज करना है, और इसमें जो टोन है वो फॉर्मल होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं होने चाहिए, एंड एक्सेट्रा। मैं अभी आपको ये पूरा बनाकर इंस्ट्रक्शन बनाकर आपको दिखाती हूँ ताकि आप इसे कर सकें। एक सेकेंड। ओके, सो दिस इज दी। अच्छा, मैं इसको भी पेस्ट कर दूं, फिर आपको बता देती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ, आपने इसको अपलोड कर देना। This is the assignment bit that I'm talking about. I'm going to post it in your respective portals in a minute or two. So convert the following opinion paragraph. This is the paragraph, right? जो अभी हमने पढ़ा भी है, into a formal academic compare and contrast paragraph. You must keep the rules shared in the class discussion in mind and apply them while you're writing or composing your paragraph. Use only third person narration. Fully develop comparison of one beverage with the other one. You may search online if you don't have enough information. Tone of the paragraph must be formal, and transition markers must be used. हो जाता हो जाएगा। और be logical, coherent, and cohesive in your approach. ये ले, मैंने इसको फिर और डिफाइन कर दिया। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है? एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है तो बेटा पूछे।
दोबारा ये कि बेटे ये एक पैराग्राफ है जीनिया, इसको आपने बेटे कन्वर्ट करना है। ये एक ओपिनियन पैराग्राफ है, इसे आपने एकेडमिक कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है बाय इरेडिकेटिंग आई और यू का यूसेज। यू आर ओनली गोइंग टू यूज थर्ड पर्सन नरेशन, ठीक है। और जो रूल्स मैंने बताए हैं, लिख भी दिए हैं, पूरी तरह डेवलप करें। पेप्सी के भी डूज एंड डोंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टोन शुड बी फॉर्मल, ठीक है। और ट्रांजिशन मार्कर्स शुड बी यूज्ड, जैसे इसने यूज किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एडिशन, इन दी एंड। आप इनकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं या ये वाले भी यूज कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ जी निदा, जस्ट दिस पैराग्राफ, जस्ट वन पैराग्राफ, यही। ये मैं अभी पोस्ट करती हूँ ना आपके, इसको क्या कहते हैं, पोर्टल पे, तो यू विल बी एबल टू सी इट। ठीक है, डेडलाइन आज फ्राइडे है ना, तो कल तक की होगी, तो आप आराम से अपलोड कर दीजिएगा। अभी भी 15 मिनट है, अभी हो सकता है, बहुत बड़ा काम नहीं है ये। मैं अभी पोस्ट कर देती हूँ, गिव मी अ मिनट, ताकि फिर बाद में मैं भूल ना जाऊँ। ओके, बेटे हैंड रिटन करना है तो हैंड रिटन कर लो, और अगर अभी टाइप कर सकती हो तो टाइप कर लो, लेकिन लिखो खुद। पॉइंट ये है, लिखना खुद है, बाकी खैर है। टाइप कर लें, दैट्स कन्वीनियंट, नहीं तो हैंड रिटन इज फाइन। मैम ग्रामरली से हेल्प ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिट इन एग्जाम में नहीं होगा ना वो। हमने क्या करना है, हमने प्रेपरेशन किस चीज के लिए करनी है, हमने सिट इन एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करनी है। तो जो सिट इन एग्जाम होता है उसमें ग्रामरली तो हम नहीं ना यूज कर सकते। तो आपने अपनी लेवल ऑफ अंग्रेजी जो भी है, जितनी भी है, उसी को इस्तेमाल करना है, ताकि फायदा हो, वरना तो फायदा नहीं है ना। ओके मैम। ठीक है, अच्छा, किसी एक क्लास में तो पोस्ट हो गया, एक तो है भी 3 में, करके आती हूँ, 1 मिनट। हम्म, ओके बेटे, सारों की तीनों क्लासेस में, यानी तीनों जो भी सेक्शन है, मैं पोस्ट कर दिया है। आप इसे डाउनलोड करके इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आई एम स्टिल कनेक्टेड, कोई सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। पेपर बेटे, पेपर में you'll have 4 questions and each question could have multiple parts। 3 questions 6 मार्क्स के हैं, एक 7 मार्क्स के हैं, और उसके मल्टीपल पार्ट्स भी हो सकते हैं, या डायरेक्ट 7 मार्क्स का भी हो सकता है। और जो कुछ हमने आज तक पढ़ा है, दैट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स फॉर मिड, ठीक है। कुछ चीजें मैंने अपलोड अभी नहीं की हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ कर रही हूँ, यू विल बी एबल टू सी देम सून इनफ। मैम ये पैराग्राफ राइटिंग वाला भी आएगा? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब हम रीड भी कर रहे थे ना, रीडिंग में भी पैराग्राफ तो इन्वॉल्व था ही, टॉपिक सेंटेंस था ही, तो मैंने आपको साइड बाय साइड ही बता दिया। और
Yes, Nida, I can give you. I'm going to post that compare and contrast वाली example right now. आपके कौन से lecture पे मैं आपको अभी बता देती हूँ. Give me a minute. मैं इसे upload कर देती हूँ ना तो you'll be able to see. Okay, so I've posted this compare and contrast paragraph and transition markers की एक list भी मैंने post कर दी है ताकि आपको help हो सके on lecture number 12. ठीक है, उसमें ये पावर जो मैंने आपसे share किया था अभी वो आपको lecture number 12 में मिल जाएगा. सही है. और कोई question बेटे? Any other questions? Summary and paraphrase, Eunice, they are two different concepts. And within summary, a paraphrase might occur, but that is too complicated. You need to focus on the differences between the two and the similarities. Paraphrasing and summarization, how they are different and similar, and how they have different mechanisms and techniques to be followed. And Eunice, I've posted one assignment based on how you have to convert a opinion paragraph into a compare and contrast paragraph. Please refer to it. I'm going to post this recording. The moment we end the class, within an hour, you'll be able to see the recording as well. So if somebody or any one of you have missed anything, you can definitely go back and listen to the explanations that we have had a discussion on. So the only benefit of online classes is that, yes, you can always go back and, listen to it once more. Your attendance is taken automatically by the software. I will share the attendance with your CR as well, the Excel sheet. Rest assured, I'll see you on, of course, Monday. We'll be here again. Do not miss the deadline. Your deadline is tomorrow. I think I don't remember the time, 1:18 or 2:18. You can check. It's just a 5 minutes exercise. If you upload it right now, it will be very helpful for you. Or maybe after an hour, once you have your rest, you should just upload it and be done with it. You can either type it or do it handwritten. It is up to you. But make sure that you mention your name, roll number, degree at the top with clarity.
निदा आपको वो मिल गया कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला लेक्चर? हैव यू फाउंड इट? लेक्चर नंबर 12. Okay. Okay, then that will be all for today. I'll see you on Monday. Please do not arrange any other class in between. Take these things seriously. Take सबके टाइम का लिहाज रखें और देखें कि सीआर ऐसा चूज करें जो थोड़ा सा फिर वहाँ पर प्रेजेंट भी हो ना, यानी दे डोंट हैव सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, फाइन। और या फिर ऐसा करें कि एक जीआर भी बना ले। यूजली इन माय, आई एम नॉट बीइंग अ जेंडर बाइस्ड पर्सन, बट इन माय अंडरस्टैंडिंग फीमेल स्टूडेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल। तो एक आधी वो भी बना ले अपनी अपनी क्लास की। तो अगर मतलब मेल वाला जो हमारा जो सीआर है नहीं रिस्पॉन्स दे पा रहा है तो जीआर दे दे। Oh, yes, I will explain the quiz, but now the time is up. Next class. जब next class शुरू होगी ना निदा, the moment we start the class, you remind me and I'll explain it to you. ठीक है? Monday को इंशाल्लाह. Mom, Yes. and how can we watch again the in Everest? Sorry, could you repeat that? You say that you can hear the lecture again. Yes. How? How? Okay, let me show you. You'll go in the announcement section of your respective class. You will go online, log in into your LMS. Go to Functional English, which is the name of our course, and in announcements, you will be able to see the recording. Let me show you on the screen as well. Now pay attention on the screen. Of course, my dashboard looks a little different from the dashboard of students, but you have to go to the respective course. This is the course, right? For example, you're in this class. You open Functional English. This is an announcement section. Every course has an announcement section. I usually post everything in the announcement section. So you see, the previous class that we had on 11th, the recording is available. Today we had a makeup class. Its link is available. And right after our class ends, I'll be posting the recording as well. So you'll be able to see recording over here. Do you get the point? Yes. All right. It's also applicable to all of you if you're looking for recordings. For example, we had a class on 4th of March, 11th of March. So recordings and everything is available. Your scores are available. Important, if I have to announce something important, that is also available. For example, we had planned a quiz on 16th of March. Now it has been cancelled. So we'll reschedule it once we come back um, on campus. For example, we had a makeup class. I posted it over here as well. So all the information can be found in the announcement section for future. Even if the CR is not very much responding, you can be self-sufficient by following everything because I post everything on the LMS as well. Okay, so that'll be all for today. Take care. I'll see you on Monday. Allah Hafiz.